नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपने अपडेट्स को। 4 दशक के अधिक इंतजार के बाद NH-66 पर 6.8 किलोमीटर के 2 लेन के अलपुझा बाईपास का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। विजयन से तिरुवनंतपुरम से वर्चुअल उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाग लिया। केरल के मुख्यमंत्री ने परियोजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाईपास तिरुवनंतपुरम एर्नाकुलम स्ट्रेच पर यातायात की बाधाओं को कम करेगा। पहले बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम के कारण ये 1 घंटे की यात्रा थी, लेकिन अब ये मात्र 10 मिनट में पूरी हो सकेगी। विजय ने कहा कि परियोजना में कुल 364 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। केंद्र ने 164 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जबकि राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गडकरी ने केरल के मुख्यमंत्री को नई दिल्ली में लंबित राजमार्ग परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था और कहा था कि दोनों सरकारों के बीच उचित संवाद होने पर समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। भारतीय रेल में एसी कैटेगरी में सफर करने वाले लोग अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहते हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई ताक झांक ना करे, पर कोरोना काल में यात्री ट्रेनों से पर्दे हटाने के कारण ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। अब रेलवे ने यात्रियों की समस्या का हल तलाश लिया है। ऐसी तकनीक तलाशी गई है जिससे ट्रेन में पर्दे लगाने की जरूरत ही नहीं है और इसके बावजूद यात्री अपनी सुविधा के अनुसार पर्दे में रह सकेंगे। इसके लिए ट्रेन की खिड़कियों को पॉलीमर डिसअपेयर्ड लिक्विड क्रिस्टल स्विचेबल टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया गया है। इस तकनीक पर आधारित फिल्म हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की खिड़कियों में लगाई गई है। पॉलीमर डिस्प्लेड लिक्विड क्रिस्टल स्विचेबल टेक्नोलॉजी पर आधारित खिड़कियों को यात्री अपनी सुविधा के अनुसार स्विच ऑन और ऑफ कर सकेंगे। खिड़की के शीशे को पारदर्शी रखना है या नहीं, ये निर्णय यात्री खुद लेंगे। इससे न सिर्फ उनकी प्राइवेसी बनी रहेगी, बल्कि खिड़कियों से आने वाली तेज धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों से भी उनका बचाव होगा। पहली बार हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में इसकी शुरुआत हुई है। इसके साथ ही पूर्वी रेलवे ने नई तकनीक आधारित स्मार्ट खिड़कियों के शीशे राजधानी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी में लगाए हैं। रेलवे की ये खास पेशकश यात्रियों को काफी पसंद आ रही है। तेलंगाना उद्योग और IT मंत्री KT रामाराव ने हैदराबाद के पास बाटा सिंगराम में एक HMG ट्रक डॉक लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह के पार्क को स्थापित करने की योजना का संकेत दिया। उद्घाटन के बाद मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी दिशाओं में शहर को विकसित करने के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत की है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न संगठन एजेंसियां हैदराबाद को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में शीर्ष पर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि TS I-पास जैसी प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से तेलंगाना सरकार राज्य में 14,000 उद्योगों को आकर्षित करने में सफल रही। उद्योगों को 15 दिन के भीतर सभी स्वीकृतियां दी जा रही हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने महाराष्ट्र के तुलजापुर में 30 मेगावाट का सोलर ग्रुप कैपेटिव प्रोजेक्ट स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2019 के बाद सिप्ला ने रेस्को मॉडल, थर्ड पार्टी सोलर ओपन एक्सेस पावर खरीद समझौते और समूह कैपेटिव सोलर और ग्रुप कैपेटिव सोलर ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट के तहत ऑन साइट रूफटॉप या ग्राउंड माउंटेड सोलर जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से 48 मेगावाट की ऊर्जा पोर्टफोलियो को जोड़ लिया है। सिप्ला के अनुसार 115 एकड़ में फैले सौर परियोजना को AMP एनर्जी इंडिया के साथ साझेदारी में कमीशन किया गया है। ये परियोजना महाराष्ट्र के कुरमकुम और पातालगंगा में अपनी विनिर्माण इकाइयों के लिए कंपनी की हरित ऊर्जा आवश्यकताओं का समर्थन करेगी। ये कंपनी को 25 साल के अपने प्रोजेक्ट जीवन पर सालाना 35,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजना के एक हिस्से के रूप में केरल के एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए बोलियों को PPP मॉडल पर आमंत्रित किया है। RLTA के अनुसार इसने एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए ऑनलाइन प्री-बिड मीटिंग आयोजित की, जिसमें कॉल फॉर रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफिकेशन यानी कि RFQ हुई और कल्पतरु ग्रुप, एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आइस्कॉटल कैपिटल, अदानी ग्रुप, JMR सहित 15 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन रणनीतिक रूप से बस स्टैंड के पास स्थित है और कोची के साथ सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। एर्नाकुलम साउथ मेट्रो स्टेशन भी रेलवे स्टेशन के पास आ गया है। स्टेशन के पुनर्विकास से आसपास के क्षेत्र में रियल एस्टेट और रिटेल स्पेस को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय परिवर्तन को गति मिलेगी। एर्नाकुलम स्टेशन को एक डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन, हस्तांतरण मॉडल पर विकसित करने की योजना है और परियोजना की अनुमानित लागत 229 करोड़ रुपए है और इसे 3 साल में पूरा किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने एक बुक स्टोर के साथ मिलकर बच्चों के लिए नौका पर एक पुस्तकालय की शुरुआत की है। राज्य में यह अपनी तरह की एक अनोखी पहल है। एक अधिकारी ने बताया कि नौका पुस्तकालय का मकसद है कि पाठक हुगली नदी पर नौका की सवारी करते हुए और कोलकाता की सुंदरता का लुत्फ उठाते हुए किताबें पढ़ें। यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी पर बच्चों के लिए अंग्रेजी और बांग्ला भाषा की 500 किताबें उपलब्ध है।
अधिकारियों ने कहा कि नौका पुस्तकालय पर पाठकों को 3 घंटे की यात्रा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि ये नौका मिलेनियम पार्क से शुरू होगी और बेलुरु मठ जेटी तक जाएगी और फिर वहां से वापस आ जाएगी। साथ ही इस पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के लिए इसका शुल्क 50 रुपए है और वयस्कों के लिए 100 रुपए है। मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टेलीकॉम परिदृश्य पर सबसे नई कंपनी होने के बावजूद भी जियो ने धमाल मचा रखा है। फिलहाल ये भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया है। जियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। इससे 400 मिलियन उपभोक्ता जुड़े हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल की रैंकिंग में पहली बार भी जियो विश्व का 5वां सबसे बड़ा ब्रांड बना है। इसका BSI स्कोर 91.7 है, जबकि इसे एलिट AAA+ की रेटिंग मिली है। रिपोर्ट कहती है कि जियो ने पहली बार 4G नेटवर्क करोड़ों लोगों तक फ्री में मुहैया कराया। ब्रांड की भारत के बाजार पर कितनी मजबूत पकड़ है, ये चीज रिपोर्ट में साफ दिखती है। अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों की उपेक्षा जियो ने सभी क्षेत्रों में अपनी साख बनाई है, चाहे बात रेपुटेशन की हो या फिर कस्टमर सर्विस की या फिर वैल्यू फॉर मनी की। वैल्यू के हिसाब से रिलायंस जियो सबसे तेज गति से बढ़ता ब्रांड है। 50% की बढ़ोतरी के साथ इसकी वैल्यू $4.8 बिलियन तक पहुंच गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि गुजरात पुलिस अब बॉडी वर्न कैम से लैस होगी। इस तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संचालित राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। इससे पुलिस व जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी। 2 आधुनिक उपकरणों से पुलिस की कार्यप्रणाली में आने वाले बदलाव पर भी नजर रखी जाएगी। हॉलीवुड की फिल्मों में आधुनिक हथियार, कैमरे व उच्च तकनीक की क्षमता से लैस हीरो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, जो अपने गैजेट के जरिए अपराधियों व दुश्मनों से दो हाथ करते हैं। इसी तरह गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर लाठी बंदूक के साथ अब वर्दी पर कैमरा लगाए नजर आएंगे। ये कैमरा जहां सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करेगा, वहीं पुलिस की हरकतों पर भी नजर रखेगा। पुलिस अधिकारी को अनुशासन में रखने और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के उद्देश्य से सरकार इनको बॉडी कैम से लैस करेगी। यदि पुलिस पर कोई हमला होता है तो उसके सबूत भी इनमें कैद हो जाएंगे। इससे पुलिस की भी सुरक्षा होगी। हमला या कोई खतरा होने पर उसकी लाइव इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक मिलती रहेगी। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि APSEZ ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते की खबर के बीच शेयर बाजार में बिकावली का माहौल देखने को मिला। दरअसल अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कहा कि उसने गुजरात एयर कार्गो परिसर और लॉजिस्टिक पार्क के विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए राज्य सरकार के साथ एक MOU पर दस्तखत किए हैं। हालांकि कंपनी ने बताया कि इसके लिए नियामक और कानूनी मंजूरियां ली जानी है। अडानी पोर्ट्स एंड सेज ने बताया कि हम मूल्यांकन के बाद इस मामले में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे और तब इस बारे में घोषणाएं की जाएंगी। इसी बीच भारतीय शेयर बाजार में अडानी पोर्ट्स में बिकावली का माहौल रहा। हाल ही में APSEZ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल पहली बार कंपनी की बाजार पूंजी यानी कि मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बाद समूह की ये दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है।